यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं ला रहा हूँ। कार्रवाई क्यों हुई उसके बारे में मैं आगे जाके बोलूँगा, लेकिन ये जो केस है उसके बारे में मैं पॉलिटिक्स नहीं करूँगा। इसमें बीजेपी वालों के भी नाम है और जो लोग अभी बीजेपी के साथ गए उनके भी नाम है और मेरा भी नाम है। जो सपोर्ट चाहिए हम तो सपोर्ट कर रहे हैं और हम तो भाग नहीं रहे। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, 1-2 दिन पहले बुलाओ, वो उन्होंने रिक्वेस्ट नहीं मानी, तो 24 तारीख मतलब कल तो हम जा रहे हैं। हम तो लड़ने वाले लोग हैं, हम तो लड़ते रहेंगे। हमारे साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता और विधायक रोहित पवार हैं। कल वो ईडी के दफ्तर जाने वाले हैं, किस मामले में जाने वाले हैं ये जानने की उनसे कोशिश करेंगे। इससे सबसे पहला सवाल, कल आपको ईडी ने बुलाया है, क्या वो वजह है जिसके चलते आपको बुलाया और कब तक आप जाएंगे? नहीं, 10 बजे सुबह मतलब 24 तारीख को मैं जाने वाला हूँ। उन्होंने उसी वक्त मुझे बुलाया है और टोटल इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने मांगी है वो लेके मैं जा रहा हूँ। इसके पहले भी जो भी इंक्वायरी हुई थी सेंट्रल एजेंसी से, 2018 से ये सब कुछ चल रहा है, तब से लेकर आज तक जो जो डॉक्यूमेंट हमने दिया है वो उन्होंने जो कहा वो दिया है। आज तक हमने सपोर्ट किया, आगे भी हम जाके ऑफिसर्स को सपोर्ट करेंगे। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का ये पूरा मामला आपके बारामती एग्रो से जुड़ा हुआ, अब तक आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, क्या उससे सेटिस्फाइड नहीं हुए हैं? अभी कुछ कागजात है जो देना बाकी है, क्या क्या मांगा उन्होंने? नहीं नहीं, वही वही पेपर वो मांग रहे हैं, लेकिन जो मांग रहे हैं वो तो सपोर्ट हम कर रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं। और ये जो महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का जो विषय है उसके बारे में हमको जो नोटिस आया है वो तो इंडिविजुअल नोटिस नहीं, वो तो एक कलेक्टिव नोटिस है। उसमें 60-70 लोगों को शायद नोटिस गई होगी, लेकिन कार्रवाई सिर्फ बहुत सिलेक्टिव लोगों पे हुई है। और उसमें अगर आप देखें तो 2021 में अजीत दादा ने एक स्टेटमेंट दिया था कि इसमें ऑलमोस्ट 64 फैक्ट्रीज़ है या कंपनीज़ है जिन्होंने इस टोटल सेल में, मतलब जो एमएससी बैंक ने सेल की थी प्रॉपर्टी, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो वो मेरी कंपनी भी है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। मेरे यहाँ पे प्रशासक था, लेकिन इन जो अलग लोग हैं उनके यहाँ पे पॉलिटिकल लोग वहाँ पे कमेटी में थे। लेकिन उन्होंने जो अजीत दादा ने कहा है, मेरा दादा का स्टेटमेंट जो है, मेरा भी यही कहना है कि ये जो कार्रवाई हुई है महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, शायद वो गलती से हुई है या जो भी डॉक्यूमेंट लेके हुई है। अगर आप डिटेल में जाए तो मैं तो लड़ने वाला हूँ, और जब लड़ूंगा तब मैं अकेले नहीं, क्योंकि ये जो एफआईआर या ईसीआर बोला जाता है वो कलेक्टिव ईसीआर है। तो इसीलिए मैं जब लड़ूंगा और जीतूंगा, और जीतने ही वाला हूँ, तो ये 64 लोगों को फ़ायदा होगा, जिसमें अजीत दादा भी है, बीजेपी के नेता है, कांग्रेस के नेता है, राष्ट्रवादी और बहुत सारे ऐसा नेता है जो अभी बीजेपी के साथ गए। तो जब मैं विषय लेके लड़ने वाला हूँ, जीतने वाला हूँ, तो सबको इसका फ़ायदा होगा। और मैं यहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं करूँगा या ये हमारे खिलाफ है इसके लिए उनके लिए नहीं लड़ूंगा। नहीं, लड़ना है, क्योंकि अगर लोकशाही में या कॉन्स्टिट्यूशन में बोलने का सबको अधिकार है, और उसमें अगर आवाज़ दाबने के लिए ऐसे कुछ कार्रवाई होते हैं तो सबके लिए हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। कार्रवाई अगर सेलेक्टिव है तो लेकिन आप सबके लिए क्यों एक साथ लड़ना चाहते हैं? ये तो कलेक्टिव ईसीआर है, बिकॉज ये जो कार्रवाई है इंडिविजुअली नहीं है, सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सिलेक्टिव कार्रवाई उन्होंने की है, लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट होता है या जिस पे उन्होंने एक्शन ली है, दैट इज़ अ कलेक्टिव, नॉट। इशारा करने कि बीजेपी के साथ जो चले जाते हैं उन पे कार्रवाई रुक जाती है। ऐसा लोग कहते हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं कहूँगा कि इसमें बीजेपी वाले को भी नाम है, जो एनसीपी में थे अभी बाहर गए हैं, दूसरी साइड गए, उनके भी नाम है। लेकिन अगर इस विषय में मैं लड़ने वाला हूँ और ये कलेक्टिव है, तो जब जीतूंगा तो कलेक्टिव सबके लिए उसका फ़ायदा होगा। आप किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहते, इन सबको छोड़ दिए आपको ही पकड़ रखा है सिर्फ? नहीं, ये जो कार्रवाई हुई ऐसे लग रहा है, बिकॉज मेरा थोड़ा सा केस अलग है, मेरा सिंपल है, बहुत सिंपल है, क्योंकि मेरे यहाँ पे प्रशासक था और इनके बहुत सारे लोग हैं जिनके टाइम में वहाँ पे पॉलिटिकल लोग कमेटी में थे एमएससी बैंक में। तो मेरा केस तो सिंपल है, लेकिन मैं तो सबके लिए लड़ूंगा, बिकॉज एक कलेक्टिव ईसीआर है। सिंपल को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। वो कितना भी ट्राई करे, कोर्ट तो है, कोर्ट पे विश्वास है, वकीलों पे विश्वास है, तो हम तो हमारी बाजू प्रॉपरली आगे लेते हुए लड़ेंगे और जीतेंगे भी। आप कह रहे हैं कि साथ ही खुद शरद पवार, जो जानकारी मिल रही है कि पार्टी दफ्तर में बैठे रहेंगे जो ईडी ऑफिस से महज कुछ कदमों की दूरी पे है। सुप्रियता ही आपके साथ चलकर ईडी ऑफिस तक आएंगी। क्या कुछ आपने उस दिन के लिए सोचने के लिए कर रखा हुआ? नहीं, कुछ नहीं, डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, जो लोग आएंगे आएंगे। हमने रिक्वेस्ट की थी ज़्यादा वहाँ पे रश मत करो। पवार साहब तो है ही, बिकॉज कोई भी नेता है या आमदार है या कोई भी कार्यकर्ता पदाधिकारी, जब भी अड़चन आती है तो पवार साहब बहुत स्ट्रांगली उनके पीछे रहते हैं। वो कल वो दिखेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वहाँ पे कुछ
स्ट्रेंथ नहीं दिखानी। हमने रिक्वेस्ट किए सब कार्यकर्ताओं की वहाँ पे रश मत करें, लोग आएंगे लेकिन स्ट्रेंथ दिखाने का इंटेंशन नहीं। वहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट हमको ईडी ने मांगे वो सब डॉक्यूमेंट हम वहाँ पे देंगे। आप कह रहे हैं शक्ति प्रदर्शन की कोशिश नहीं, लेकिन कार्यकर्ता तो फिर भी आएंगे। एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहाँ खड़ी हो जाती है। पिछली बार हमने देखा था कि जब शरद पवार इनको नोटिस गया था, उस वक्त पूरे ईडी दफ्तर के बाहर और पार्टी कार्यालय में काफ़ी लोग, काफ़ी कार्यकर्ता वहाँ आ गए थे। हमारे जो कार्यकर्ता है वो अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले कार्यकर्ता है, और अगर आप देखें तो उनको कहाँ पे भी फोर्सफुली या पैसा दे के लाया नहीं जाता, वो खुद आते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वहाँ पे मत आओ, और अगर उनको लगता है कि आना चाहिए, अगर वो आए भी, वहाँ पे कोई भी गलत चीज़ नहीं होगा, क्योंकि वो महाराष्ट्र धर्म बचाने वाले कार्यकर्ते हैं, वहाँ पे मस्ती करने वाले नहीं है। तो लेकिन फिर भी आपके माध्यम से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ज़्यादा रश मत करो या आओ ही मत। आप कह रहे हैं कि आप जो केस लड़ रहे हैं उसमें अजित पवार सहित और लोगों को भी फ़ायदा मिलेगा, लेकिन अजित पवार ने आपको तो बच्चा कहा था। देखो, बच्चे का मन बहुत साफ होता है, मेरा मन साफ है, मैं तो यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं ला रहा हूँ। कार्रवाई क्यों हुई उसके बारे में मैं आगे जाके बोलूँगा, लेकिन ये जो केस है उसके बारे में मैं पॉलिटिक्स नहीं करूँगा। इसमें बीजेपी वालों के भी नाम है, और जो लोग अभी बीजेपी के साथ गए उनके भी नाम है, और मेरा भी नाम है, लेकिन मैं लड़ूंगा। और अगर ये जो केस है उसका इंटेंशन किसी का आवाज़ दबाना था, जो भी ये 64 लोग हैं, तो उन सब के लिए हम लड़ेंगे, क्योंकि एक तो अन्याय के खिलाफ लड़ने की जो ताकत है इस धरती से मिलती है, महाराष्ट्र में से। बारामती एग्रो का कहीं में भी कोई इरेगुलरिटी हम जिसे कहते हैं, अनियमितताएं कहते हैं, कहीं पे भी नहीं है। सारी चीज़ें आपकी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका अकाउंट्स सब फ्री एंड फेयर है। सब डॉक्यूमेंट्स उनको दी है और वो उसी पे पूछताछ कर रहे हैं। जो सपोर्ट चाहिए हम तो सपोर्ट कर रहे हैं, और हम तो भाग नहीं रहे। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, 1-2 दिन पहले बुलाओ, वो उन्होंने रिक्वेस्ट नहीं मानी, तो 24 तारीख मतलब कल तो हम जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि विपक्ष के ऊपर लगातार कार्रवाई होती नज़र आ रही है, वहाँ सोरेन पर हो या राहुल गांधी की यात्रा के वक्त में एफआईआर करने का मामला हो, इस तरीके से उस पर क्या कहेंगे? नहीं, अभी कोई इंसिडेंस है कि लोकसभा या विधानसभा जब भी पास आती है तब कार्रवाई ये विरोध में जो लोग हैं उनके ऊपर की जाती है। अभी वो नॉर्मल प्रोसेस हो गया, लोगों को भी मालूम है, लेकिन जितना ज़्यादा ये करेंगे तो मुझे लगता है अभी उतना तो लोगों को पता चल गया है कि ये इसके पीछे क्या है, क्यों किया जाता है। तो जितना ज़्यादा करेंगे उसका इम्पोर्टेंस भी कम होते जाएगा, और हम तो लड़ने वाले लोग हैं, हम तो लड़ते रहेंगे। जिदा कोई कॉल आया आपको कि आपको बुलाया गया है, कोई सपोर्ट की फैमिली तो आपकी अभी भी एक है, पवार फैमिली तो एक साथ है। क्यों कॉल आएगा? मैं तो उनसे बात नहीं करता, वो मेरे से बात नहीं करता। पॉलिटिकली हम तो डिफरेंट लेवल पे अभी है। पर्सनली अगर फ़ोन करना है, मैं तो बच्चा हूँ, सीनियर लोग जो है उनको शायद अनुभव ज़्यादा रहेगा, तो वो उनका विषय है। लेकिन एज़ फार एज आई एम कंसर्न, बच्चा होते हुए भी उनके लिए, और जो उनके ऊपर केस है, उनका स्टेटमेंट है, उसके लिए तो मैं लड़ने वाला हूँ। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन मिलिंद के साथ समीर भिसे, इंडिया टीवी, मुंबई।